हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए जितने भी गणित के प्रश्न हैं कक्षा छठवीं के, उन सभी का फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। इन सभी का फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारी क्लास हो उससे स्टार्ट हो उससे पहले, कि यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2005 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि जो पुराने पेपर 2005 से 2021 तक पूछे गए हैं, यदि आप इनका फुल सॉल्व्ड पेपर देखना चाहते हैं, जहां पर आप लोगों को मैथ्स, जिसे हम गणित कहते हैं, गणित के प्रश्नों का पूर्णतः हल और आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसे हम मानसिक तर्क या मानसिक शक्ति पर आधारित प्रश्न कहते हैं, जो आकृति वाले, इन सभी का फुल सॉल्यूशन आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो नवोदय एंट्रेंस में यदि आप लोग पास होना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इतना सारा मटेरियल, और इसके साथ ही आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की जो अरिहंत की बुक है, इसका फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है प्लेलिस्ट में। तो आप जाकर इन सभी मटेरियल्स को आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इन सभी को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इन सभी वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें और नवोदय में अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो देखिए, यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2010 में गणित के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। सेकंड पार्ट में आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट यहां तक आपको पहले ही करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों आज। तो यह रहा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। वीडियोस काफी बड़े ना हो, इसलिए आप लोगों को यह वीडियो ओनली, सिर्फ यह एक वीडियो है जो आपको 2 पार्ट्स में अवेलेबल कराया गया। बाकी सभी वीडियो आपको 1 ही पार्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन एक पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लें बच्चों की क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, एक जिले की जनसंख्या 20 लाख है। एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 20 लाख। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 1.1 की वृद्धि होती है तो एक वर्ष बाद इस जिले की जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए, जिले की जनसंख्या देखते हैं, कुल जनसंख्या बच्चों। तो यहाँ पर पेन को हम थोड़ा सा दुबला कर लेते हैं, काफी ज्यादा इसकी थिकनेस है, इसे हमने थोड़ा सा ठीक कर लिया। देखिए, तो यहाँ पर कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा, कुल जनसंख्या आपको दे रखी है बच्चों कितनी? 20 लाख। कुल जनसंख्या कितनी दी है? 20 लाख टोटल जनसंख्या है। इसके बाद कहा जा रहा है प्रति वर्ष जनसंख्या में क्या होता है? 1.1% की वृद्धि होती है। अब ये जो 20 लाख है बच्चों, ये क्या 100% है? देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीजें अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर ये जो 20 लाख है, यह भी तो अपने आप में 100% है। आप जब यह अपने आप में 100% और इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1.1। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 1.1। तो देखिए, ये जुड़ के कितना परसेंट हो जाता है? यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान सकते हैं। 1 का 1, 0 और 1 1, 0 और 1, मतलब कि 100.1% यह जनसंख्या एक साल के बाद हो जाती है। तो आप लोग 20 लाख का 100.1% निकाल लें, या तो फिर 20 लाख का 1.1% निकाल कर उसे 20 लाख में जोड़ें। दो तरीके से होता है। मैं तो हमेशा इसी से सॉल्यूशन बताता हूं क्योंकि इससे ज्यादा इजी होता है, परसेंट बेस से करने पर आसानी होती है। तो देखिए, अब आप लोगों को, आपको यहाँ पर क्या होता है, जोड़ने की समस्या से निदान मिल जाता है। यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं पड़ता है आंसर निकालने के बाद। तो यहाँ अब आपको क्या करना है? 20 लाख का 101.1% ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए इसे करते हैं। यहाँ पर हम आपको करके भी दिखा देते हैं। 20 लाख, तो पहले 20 लाख लिख लेते हैं यहाँ पर। 1
2 3 4 5 और 6, ये 20 लाख लिखा गया। अब 20 लाख का 101.1% यहाँ पर आप लोगों को निकालना है। तो चलिए भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। देखिए 20 लाख लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका आपको कितना निकालना है, 101.1%। अब ये परसेंट का चिन्ह लगा है, तो देखिए जब भी परसेंट का चिन्ह हटाया जाता है तो जिस संख्या के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में आता है 100। क्या आता है बच्चों, उसके बटे में क्या आता है, अपॉन में 100 आता है। तो देखिए ये हमने परसेंट का चिन्ह हटा दिया। अब इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज और देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी क्यों ना हम हटा दें। तो पॉइंट का नीचे आएगा अपॉन में 1, जब पॉइंट हटाया जाता है तो अपॉन में क्या आता है 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने इसके साइड में लगते हैं 0। तो देखिए कितना डिजिट है, 1, तो यहाँ पर क्या लग गया, 1 0 लग गया बच्चों। अब ये पॉइंट का जो चिन्ह है आपका यह हट चुका है, तो देखिए पॉइंट का चिन्ह हमारा हट गया। अब हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, और तीसरे 0 से तीसरा 0 कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2000 2000 मल्टीप्लाई 1011। अब आप देखेंगे कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिर्फ 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे बच्चों। देखिए 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 0 जा 0, और 2 बन जा 2, और इसके पीछे 3 0 है तो इसके पीछे आप 3 0 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी जनसंख्या हो गई, तो 20,22,000 जनसंख्या यहाँ पर हो गई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 20,22,000। तो देखिए इसे लाख में चेंज किया गया इसलिए पॉइंट लगा है। मैं इसे आपको चेंज करके भी दिखा देता हूं, देखिए कैसे चेंज करना होता है बच्चों। तो इसे भी हम आपको बता देते हैं, इसे हम हटाते हैं यहाँ से। देखिए जो अभी हमने कॉमा आपको गिनने के लिए लगाया था, तो इसे हमने यहाँ से रफ कर दिया। अब इसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है वापिस चेंज। तो देखिए क्योंकि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बच्चों, यह हमें देखना है। तो 1 लाख से हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे हम लाख में चेंज कर रहे हैं इसलिए लाख से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब नीचे 2 जीरो बचे, तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। अब इसे हमने देखिए लाख से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, लाख, 20.22 लाख। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। आप लोगों को अभी मैंने बताया था, तो चलिए अब इसे ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन सहित और यहाँ पर आंसर भी सहित, क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बच्चों इसलिए समय लगा, वैसे सरल था, सिर्फ आप परसेंट बढ़ाएंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो पार्ट है आप लोगों को, फर्स्ट पार्ट आप लोगों को वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक दी है उस पर से जाकर देख लें, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। पूछा गया था एक रेडियो को 680 रुपए में बेचने पर, आप बेच रहे हैं, मतलब क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 680 रुपए में बेचने पर 120 रुपए का घाटा होता है, 120 रुपए की हानि हुई है। देखिए यह मान लीजिए आपने यह एक पेन खरीदा बच्चों, यह पेन आपने कितने में खरीदा आपको नहीं पता है, लेकिन इसे आपने 7 रुपए में बेचा। आपने 7 रुपए में बेचा है तो आपको 3 रुपए का लॉस हुआ है, 3 रुपए की हानि हुई है, 3 रुपए का घाटा हुआ है। तो ये पेन की वैल्यू क्या थी, 7 रुपए में आपने बेचे और 3 रुपए का घाटा हुआ, तो वैल्यू क्या थी, इसमें +3 कर दें क्योंकि इतना हमें लॉस हुआ है। तो कितने का था यह पेन, 30 रुपए का था। तो सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया गया है कि विक्रय मूल्य उस रेडियो का 680 रुपए, मतलब 680 रुपए में बेचने पर यह विक्रय मूल्य हो गया। 120 रुपए का घाटा होता है, कितने रुपए का, 120 रुपीज का घाटा होता है 680 रुपीज में बेचने पर। तो अब इसका क्रय मूल्य कितना था, जो घाटा हुआ है निकालते हैं हम। तो देखिए हानि, यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। तो देखिए क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य निकालने के लिए ये रहा हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर जो होगा वह है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो इस तरीके से इसे करना है, लेकिन आप फॉर्मूले पर ध्यान ना दें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, और कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए 680 प्लस 120 इतना लॉस हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो देखिए 800 रुपीज हो जाएगा। तो इस रेडियो का क्रय मूल्य कितना निकला, देखिए 800 रुपीज, और विक्रय मूल्य 680 रुपीज। अब आपसे बोला क्या गया है, आगे देखेंगे,
120 रुपए का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने पर बेचना चाहिए। अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, वो है 800 रुपीज। इसने खरीदा है 800 रुपीज में और यह चाहता है कि इसे 120 रुपए का लाभ प्राप्त हो। बच्चों क्या होना चाहिए, 120 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, इससे कितने में बेचना चाहिए, मतलब कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है, वो भी लाभ प्राप्त कर कर। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ, जब हमें लाभ की कंडीशन हो तब। तो क्रय मूल्य देखिए कितना है 800 और लाभ चाहता है 120 रुपए, तो कुल मिलाकर यह कितना हो गया 920 रुपीज। 920 रुपये में यदि उस रेडियो को बेचा जाता है तो इस रेडियो वाले व्यक्ति को 120 रुपीज का मुनाफा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, आंसर तो वैसे ही आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो आंसर तो वैसे ही आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, 120 का घाटा होगा, तो 120 इसमें हमने जोड़े थे 6 और 1 7 और ये 800, हाँ ठीक है। 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, तो यहाँ पर 920 रुपए में 920 यहाँ, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, 720 दिया है, क्या बात है, क्या दिया है 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, तो 700, यहाँ पर यह 700 होगा क्या बच्चों, 600, 120 रुपए का, देखिए 680 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपए का घाटा होता है, तो 120 रुपए इसमें हमने जोड़ दिए, तो 6 और 1 7 और ये मिलाकर 800, हाँ ये तो सही है। और क्रय मूल्य प्लस लाभ 120 रुपए का, इस पर लाभ भी चाहता है, तो इसका आंसर आएगा 920। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर 820 दिया, तो यहाँ पर 920 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर सही है, आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 या क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, 12 सेंटीमीटर लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, बस 6.5 सेंटीमीटर चौड़ी आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। एक आयत आपको इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों, और बोला गया है कि इसकी जो लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है 6.5 सेंटीमीटर है। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 12 और ये वाली 6.5। पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो काफी इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल जल्दी बताएंगे आप लोग। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। तो लंबाई देखिए कितनी है, लंबाई यहाँ देखेंगे तो है 12 मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है 6.5, चौड़ाई कितनी है बच्चों 6.5 है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आप लोग बताएंगे, या आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, कलर हम चेक रहे थे, यहाँ देखिए 12 5 जा 60 का 0 कैरिया है 6, 12 6 जा 72 और 6 मिलाकर 78, और पीछे से एक अंक के बाद लगाना है पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर आंसर आया 78 स्क्वायर मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर घन मीटर दिया है, ये गलत है, क्योंकि घन मीटर जो होता है यह त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृतियों में यूज होता है, लेकिन यह 2 डायमेंशनल आकृति है। 3 डायमेंशनल आकृतियां किन्हें कहते हैं, त्रिविमीय, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई हो, वैसे में घन सेंटीमीटर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 ही डायमेंशनल है, 2 ही भुजाएं, द्विविमीय जिन्हें बोलते हैं हम, लंबाई और चौड़ाई, तो इनके साथ लगता है वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप लोग क्या दिया है, एक 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है। देखिए 5 रुपए के एक सिक्के का भार, एक सिक्के का भार, तो 5 रुपए के एक सिक्के का भार है बच्चों 9 ग्राम, ठीक है 9 ग्राम, यह हमने लिख लिया, पहली कंडीशन यहां दी है। नेक्स्ट कंडीशन यहां पर देखेंगे बच्चों आप लोग,
अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, बैग का कुल भार बराबर 9 किलोग्राम केजी, ठीक है, 9 केजी या 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? अब देखिए सिक्कों की संख्या क्या पूछा है हमसे, सिक्कों की संख्या यहां पर पूछी है, बैग में सिक्कों की संख्या कितनी है यहां आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब भी हमें ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट को ऊपर लिखते हैं, छोटी यूनिट को नीचे, और आंसर आ जाता है। लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा। रीजन क्या है, हर क्वेश्चन में आप लोगों को मैं समझाता हूं, और वो रीजन है यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ग्राम और यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को किलोग्राम। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी आंसर नहीं आएगा। तो इस किलोग्राम को हम किस में चेंज करेंगे बच्चों, ग्राम में। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000। तो ये कितना हो गया, देखिए 9000 ग्राम, मतलब बैग का कुल वजन कितना हो गया, 9000 ग्राम। और एक सिक्के का वजन कितना है, 9 ग्राम। तो अब हमें सिक्कों की संख्या निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुल भार में एक सिक्के के भार का भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुल भार कितना है, 9000, और एक सिक्के का भार कितना है, 9। तो 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 1 9 और 3 0। तो राइट आंसर इज 1000 सिक्के। कुल कॉइन्स कितने हैं, 1000 कॉइन्स हैं, या फिर 1000 सिक्के हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इन्हें निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा। आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन बहुत सरल है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आने लगा है। अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए उससे पहले आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ दोस्तों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ नवोदय में जाएं और वहां जाकर भी खूब एंजॉय करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही वह चैनल है जो कि आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिलाने वाला है। इसके बिना नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नवोदय के लिए सबसे बेस्ट मैथ्स यहीं पर सिखाए जाते हैं, इसलिए आप चैनल को क्या कर लें बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी में समस्या आ रही थी, वही हम चेक कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये तो हो गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में क्या है, 26 कमरे हैं। फिर आगे आप लोगों को दे दिया है कि प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक कमरे में क्या है, 4 पौधे लगाए गए। अब आप लोगों को क्लियर दिखाई देने लगा, तो देखिए मुझे बिल्कुल क्लियर, हाँ बच्चों बोल भी रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, यहां पर देखेंगे आप लोग 26 कमरे, तो इस प्रकार से मान लीजिए 26 कमरे हैं। एक क्लास स्कूल में कितने कमरे हैं बच्चों, टोटल 26 रूम है। इस प्रकार से 26 रूम है। टोटल रूम देखेंगे हम तो 26 है टोटल रूम। कुल रूम या कुल जितने भी कमरे हैं वो हैं 26। चलिए ठीक है, आप क्या बोला है, 26 कमरों में खासियत बता रहा है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं। प्रत्येक कमरे में कितने पौधे लगे हैं बच्चों, 4। तो देखिए यहाँ पर 4 पौधे हम लगा देते हैं। ये 4 पौधे यहाँ लगे हैं। अब यहाँ पर भी 4 लगे हैं, यहाँ पर भी 4 लगे हैं। सेम कंडीशन वही है, सभी पूरे 26 कमरों में क्या है, 4 पौधे लगे हुए हैं। देखिए इस प्रकार से 4 पौधे लगे हुए हैं। मतलब कि टोटल अगर इसकी बात कर ली जाए, पौधे, कुल पौधे कितने हुए बच्चों, तो यह देखिए कुल पौधे देखेंगे यदि हम कुल पौधे, तो कुल पौधे देखिए 1 में 4 तो 26 में कितने, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24 का 4 कैरिया आया 2, 4 2 जा 8 और 2 मिलाकर 4। तो कितने पौधे लगे हैं, 104 पौधे पूरी स्कूल में लगे हुए हैं बच्चों। अब आगे प्रश्न किया गया है, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। एक पौधे में कितना पानी डालना है, 2 कप पानी डाला जाता है। तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। अब एक पौधे में 2 कप, तो 104 पौधे में कितने, तो क्या करना है हमें, आप समझ गए होंगे अब तक क्वेश्चन को। देखिए
पानी या कप लिख सकते हैं, कितने कप पानी चाहिए हमें यह लिखते हैं। अब एक पौधे में दो कप पानी, तो 104 पौधों में कितना, तो 104 मतलब 104 मल्टीप्लाई 2। राइट आंसर इज 208 कप पानी की जरूरत होगी पूरे पौधों में डालने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा है, आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 208 कप पानी लगेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर था। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना था। कॉन्सेप्ट बेस है बच्चों, सब कुछ कॉन्सेप्ट अगर यदि आप लोगों का क्लियर है तो आप लोगों को कोई भी मिस करने से नहीं रोक सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। 100 मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। क्या दिया है, देखिए यहां पर आप लोगों को वह बताना चाहता है कि एक तार है, कितना लंबा है, 100 मीटर। इस रंग से तो दिखता ही नहीं है ना, तो ये है 100 मीटर लंबा। कितना मीटर लंबा तार है, 100 मीटर लंबा तार है बच्चों। अब 100 मीटर लंबा तार है, तो इस तार को क्या बना दिया, एक आयत। इस तार को किसकी शेप दे दी, एक आयत की शेप दे दी। आप देखिए एक आयत की शेप दे दी, तो आयत किस तरीके से बनता है, आयत मतलब रेक्टेंगल, इस तरीके से बनता है। अब आयत जो है इस तार से बना है, तो इस तार की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से लेकर स्टार्ट किया हमने और यहां तक गए, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, मतलब कि आयत की चारों भुजाओं का जो योग है बच्चों वो कितना आ रहा है, 100। और सभी भुजाओं के योग को क्या कहा जाता है, परिमाप। सभी भुजाओं के योग को क्या कहा जाता है, परिमाप। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि आयत का जो परिमाप है वो कितना है। तो देखिए यहां पर तार कितना लंबा था, 100 मीटर, तो आयत का परिमाप कितना निकल कर आ गया बच्चों, हमारा 100। समझ में आ गया आप लोगों को यह वाला कॉन्सेप्ट। तो आयत का जो परिमाप है वो 100 आया है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोला है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, आपसे ये कहा गया है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, पहले आपको यह समझना होगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का हमने फॉर्मूला लगा दिया, बराबर 100। यहां आपको क्लियर दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे आप, तो देखिए ये 2 को यहां पर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब बराबर के साइन की दूसरी ओर भेजा जाता है तो कहां जाता है, अपॉन में। तो देखिए यहां पर लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई कितनी आना चाहिए, तो 100 अपॉन में 2 से काटेंगे तो 50। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यह दोनों मिलाकर आना चाहिए 50। तो इस आयत की जो लंबाई चौड़ाई का योग है वो कितना होना चाहिए, 50। कितना होना चाहिए, 50। अब किस कंडीशन में 50 हो सकता है, तो आप यहां पर देखेंगे बच्चों। देखिए कुछ कंडीशंस बनेंगी, स्पेशल कंडीशन में ही ऐसा हो पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस तार को हम मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझा सके अच्छे से। देखिए यहां पर अब आप लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है बच्चों, 50 लाना है। आप देखिए भुजाओं को हमें मानना है, तो इन भुजाओं को कैसे माने कि क्या आना चाहिए, योग लंबाई चौड़ाई का 50 आना चाहिए। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर अभी तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना बोला गया, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अच्छा ऐसा पूछा गया कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो यह कर लेंगे ताकि इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। समझाता हूं मैं आप लोगों को। 50 लाना है। अब देखिए 50 लाना है तो किस कंडीशन में आ सकता है, एक तो 150, ओ सॉरी 149 होता है। 150 कैसे होगा, 149 होगा, ठीक है। 149 मान ले, ये हो सकता है। फिर आप देखें क्या मानेंगे, 248 मान लें, 347 मान लें। इस प्रकार से जब आप मैक्सिमम जाएंगे तो होगा 25 और 25 मान लें बच्चों। क्या होगा मैक्सिमम, 25 और 25। तो जब 25 और 25 तो इनका निकलेगा 25। तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाएगी बच्चों, किसकी, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों भुजाएं मैक्सिमम कब आएंगी, देखिए अभी क्या हो रहा है, इस तरीके से मानेंगे तो एक तरफ तो ज्यादा लेकिन दूसरी तरफ कम है। तो दोनों कब ज्यादा होंगी, तो दोनों जब 25-25 आ जाएगी तो अपनी अपनी मैक्सिमम सीमा पर पहुंच जाएगी। ये भी अब इससे ज्यादा इधर करेंगे तो इधर 24 इधर 24 हो जाएगा, इधर 26 हो जाएगा, मतलब कम ज्यादा बैलेंस होने लगेगा। तो मैक्सिमम दोनों 25-25 आएंगी। अब यही एक कंडीशन है कि इन्हें बनाया जा सकता है। तो इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 25 × 25, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 25 में 25 का गुणा करने पर 625। तो
तो इसका जो मैक्सिमम क्षेत्रफल है वो क्या हो सकता है बच्चों? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 625। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया होगा, समझ में क्या करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है अरुण, यहां पर ध्यान से देखेंगे, अरुण जो है या 61 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से, मतलब 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन हैं? 60 घन है। इनसे एक घनाभ बनाता है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, घनाभ का आयतन क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको आयतन के हिसाब से दिए गए हैं। तो देखिए कितने हैं घन, पहले देख लेते हैं हम घन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो घन के किनारे की लंबाई कितनी है या चौड़ाई, किनारा कितना बड़ा है? तो देखिए किनारा जो है यहाँ पर, घन का जो किनारा है दोस्तों बच्चों, वह क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 सेंटीमीटर घन का है। एक किनारा कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है। अब कहा गया है कि एक घन जैसे 60 घन लेता है। देखिए यहाँ पर घन ले लेते हैं। अब घन क्या होता है? तो घन जो होता है बच्चों, यह सभी प्रकार से सेम होता है। देखिए घन आपको नजर आएगा, तो घन एक ऐसी फिगर होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। मतलब इस घन की लंबाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी है बच्चों? इसकी 1 सेंटीमीटर ही है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ इसकी 1 सेंटीमीटर है। इसे कहते हैं घन। आप देखते हैं आगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसे यहाँ पर करते हैं हम। देखिए अब इस पर क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे घन का एक किनारा आपको दिया 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे कितने घन लेता है वह? साथ में रुकिए 1 मिनट, ऐसे वह 60 घन लेता है, 60 घन लेता है, और इनसे एक क्यूबॉइड बनाता है। मतलब इन्हें क्रम में जमाकर एक के पीछे एक इस तरीके से ऐसा साइड में जमाता जाता है। और कितने घन है? 60 घन है। तो देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई 1 1 1 1 सभी जगह, मतलब यहाँ पर 1 1 1 इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से वह 60 जमाता है। कितने क्यूब जमाता है? यहाँ पर 60 क्यूब एक के साथ एक जमाता है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी बच्चों। देखिए कैसे 1 और 1 2 फिर 3 4 ऐसे, मतलब 60 तक जमाएगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ की बात कर दी जाए, अगर चौड़ाई की बात कर दी जाए, तो देखिए या तो बिल्कुल सीधा जमा रहा है, तो इसकी चौड़ाई में कोई फर्क आ रहा है क्या? देखिए चौड़ा तो ये इतना ही है जितना पहले था, और पहले कितना था? 1, क्योंकि सभी किनारे घन के क्या होते हैं? 1 1 1 यहाँ पर दिया गया, मतलब बराबर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए बच्चों, तो देखिए क्या इसकी ऊंचाई में कोई अंतर आ रहा है क्या? देखिए सिर्फ लेंथ बढ़ रही है ना, तो इसकी हाइट बढ़ रही है। कोई एक के ऊपर एक थोड़ी ना जमा रहा है, साइड में जमा रहा है, तो इसकी हाइट भी नहीं बढ़ी, तो हाइट भी हो गई 1। अब इससे आपसे पूछा गया है कि इस क्यूबॉइड का आयतन क्या है, तो घनाभ का आयतन हम लिख लेंगे। घनाभ का जो आयतन क्या होता है वह आप लोगों को पता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यह होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए लंबाई कितनी है यहाँ पर देखेंगे आप 60, लंबाई कितनी है 60, और b मतलब कि आपकी चौड़ाई कितनी है 1, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर देखेंगे तो 1। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 1, 60 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा? 60 क्यूब सेंटीमीटर, 60 घन सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर आपसे मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ मेंस में पूछ लिया गया है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को करके दिखाना है, जस्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप लोगों से कहा गया है यदि एफ को 45 अंश के कोण पर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है पहले यह देखना है, तो जिधर घड़ी चलती है, और घड़ी किधर चलती है? घड़ी के कांटे इस ओर चलते हैं, क्लॉकवाइज घुमा दिया, 3 बार घुमाया जाए तो कौन सा चित्र प्राप्त होगा? चलिए यह भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो पहले तो एफ बना लेते हैं हम, ये है एफ, ठीक है। क्लॉकवाइज आप लोग समझ गए क्लॉकवाइज क्या होता है, तो क्लॉकवाइज समझ गए हो, तो देखिए इसे रफ करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अब आप लोगों को 45 डिग्री समझना है कि क्या होता है। यह रहा आप लोगों के लिए चार्ट। अब देखिए एफ बिल्कुल सीधा बना है बच्चों, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। एफ को थोड़ा और सीधा कर लेते हैं, यहां पर रुकिए, एक साथ मुझे बनाना होगा थोड़ा सा इसे समझाने के लिए। इसे फिर से बनाते हैं, एफ को हम फिर से बनाते हैं, एक ही में पूरा इसे बनाना है ताकि हम इसे आसानी से कर पाए। ये एफ आपका बन गया। आप देखिए क्या बोला गया है, एफ को 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री के कोण पर 3 बार क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। कितनी बार घुमाया जाता है? 3 बार।
अब 45 क्या होता है, देखिए ये तो अभी बिल्कुल सीधा इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऐसा सीधा बना हुआ है, ठीक। अब अगर इसे 45 घुमाया जाए तो देखिए 45 कहाँ होता है, ये होता है, क्योंकि आप लोगों को यह जो होता है एंगल, देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि यह एंगल कितने का होता है, ये वाला एंगल जो होता है बच्चों ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब 45 जो होता है ये 90 का हाफ होता है, 90 का हाफ होता है 45, तो इतना, तो पहले हमें 45 घुमाना है, इसे थोड़ा सा देखिए, ये हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसे 45 एंगल घुमाएंगे तो देखिए 40, रुकिए मैं इसे घुमा देता हूं यहां से, 45 एंगल हमने इसे घुमा दिया, इस लाइन को देखिए 45 एंगल पर हम ले गए, ये लाइन आपकी सीधी देखिए 45 एंगल पर आ गई। अब एक बार घूम गया, एक बार 45 हमारा हो चुका है, देखिए यहां पर एक बार हमारा 45 हो चुका है। सेकंड टर्म देखते हैं, तो अब देखिए इस लाइन को और 45 घुमाया जाएगा तो ये यहां बिल्कुल सीधी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब इसे फिर हम सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए अब इसे हमने सेलेक्ट किया, अब हम इसे घुमाएंगे तो देखिए यह हमारी 90 डिग्री पर आ चुकी है, 45 90 डिग्री यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आगे देखेंगे तो इसे हम पूरा कर देते हैं, हाँ रुकिए, चाहे नहीं तो ये नहीं घूमेगी, हाँ ठीक है, इसे देखते हैं, यहाँ पर इसे हम हटाते हैं, ये बिंदु जो दिख रहा है, देखिए ये हो गया। अब 2 टाइम्स आपकी जो 45 डिग्री पर यह घूम चुकी है, अब एक बार और घूमना है तो देखिए यहां से 45, अब ये वाला भाग भी जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, अब सिर्फ 45 घुमाना है, मतलब यहां तक, ये जो सीधी वाली लाइन है अब कैसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसे भी हम फिर से घुमाते हैं, देखिए यहाँ पर अब इस डायरेक्शन में लाने के लिए इसे हमने इस तरीके से घुमा दिया, ये आगे इस डायरेक्शन में। तो ऐसी शेप आपको कहाँ नजर आ रही है, क्योंकि 3 बार अब हमारा यहाँ पर हो चुका है, 3 बार आपसे राउंड घुमाने कहा गया था, तो ये वाली शेप आपको जहां नजर आ रही है वही क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कहां नजर आ रही है, मुझे ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रही है, और आप लोगों को कहां नजर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 69, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे क्या पूछा गया है, देखेंगे आप, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज दर पर मिले। देखिए कितने रुपए उधार लिए आप देखेंगे तो 20,000 रुपए उधार लिए, इसकी रेट कितनी है, 10% वार्षिक ब्याज पर, रेट कितनी है 10%, कितने समय के लिए, 2 वर्ष में वापिस करने हैं, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसे जो राशि वापिस करनी है वह क्या है, मतलब यहां पर आप लोगों को बच्चों मिश्र धन निकालना है, क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। तो पहले जो राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, मूलधन। आपको यह पता होना चाहिए कि जो राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन मतलब कि आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, 20,000 रुपए दिया है, प्रिंसिपल कितना दे दिया, 20,000 रुपए। इसके बाद आपको भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, मतलब दर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट, और इसे आर से नोटिफाई करते हैं, तो रेट कितना है 10%। अब आगे देखेंगे आप टाइम, समय जिसे हम कहते हैं समय या टाइम, कितना दिया है आपको, तो आप देखेंगे यहां पर 2 वर्ष मतलब 2 इयर्स आपको समय दिया गया है। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद कितनी राशि, तो पहले तो हम ब्याज निकालें तभी तो हम आपकी जो राशि बनेगी उसे रिटर्न करेंगे। तो आप देखेंगे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप इसे लिख पाते हैं बच्चों तो बिल्कुल इजी होगा, यह होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसे हिंदी वाले ऐसा भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है, इस तरीके से प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, देखिए तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 20,000 हमने रख दी है यहाँ पर, मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 2 अपॉन में 100। अब देखिए यहां से 20 से 20 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा 200 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2। आप 200 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 2000 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4, और यहाँ पर 0 काउंट करके लिख देंगे 4000। तो यहाँ पर जो आप लोगों का साधारण ब्याज बन रहा है बच्चों वो क्या आ गया है, देखेंगे आप साधारण ब्याज आया है 4000, ब्याज आया 4000। अब आपसे प्रश्न में कहा गया है कि वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि वापिस करेगा ब्याज मिलाकर, तो 20,000 तो लिए और 4,000 ब्याज बना, तो हमें कितना वापस करना है 20,000 प्लस 4,000, क्योंकि पूरे पैसे ब्याज के सहित वापस करना है ना, तो 20,000 तो लिए और 4,000 हमें ब्याज के देना है, तो 20 और 4 कितने हो गए 24,000। तो हम देख लेंगे इसमें मिश्र धन क्या हो गया, मिश्र धन की बात कर ली जाए
तो देखिए यहां पर वापिस हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, ये रहा। अब मिश्र धन हमें देना है बच्चों। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो यह सब आपको लिखना नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आप लोगों को लिखाया जाता है। 20,000 हमने लिख लिया प्लस 4,000 ब्याज बना, तो कितने रुपए वापस करना है? 24,000 रुपए हमें वापस करना है, यह हमारी जीरो। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर देखेंगे आप लोग, किस ऑप्शन में यह आंसर नजर आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर अब आप लोगों को नजर आने लगा होगा। तो राइट आंसर इसका जो है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए हमें देने होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफी अच्छे समझाए हैं, जिससे कि मुझसे पहले आप लोग आंसर कर सकें। तो चलिए देखिए, यहां पर क्वेश्चन में दिया है, एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें निम्न ग्राफ से दिखाई गई हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की कितनी बुक है, ये आप लोगों को यहाँ बताया गया है। तो विषय देखें, पहले यहाँ पर अलग अलग विषय दिए हैं, यहाँ देखेंगे आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा, तो अलग अलग विषय दिए हुए हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक यह जो चित्र आपको दिया है, एक ग्राफ में आपको यहाँ पर ये जो एक सिंबल दिया है, इसका मतलब क्या है? 10 पुस्तकें होती। एक सिंबल की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है। तो आप देखेंगे गणित की कितनी पुस्तकें, तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, इस हर सिंबल का मतलब कितना है बच्चों? 10 है। तो कुल मिलाकर कितनी होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई 10। तो गणित की कितनी बुक्स अवेलेबल है? 70 बुक्स अवेलेबल है। साइंस की देख ले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 मल्टीप्लाई 10, इसकी कितनी बुक्स अवेलेबल है? 80 बुक्स अवेलेबल है। हिंदी की देखेंगे 1 2 3 4, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 10, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं? 40 बुक्स अवेलेबल हैं। अंग्रेजी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब कि 9 मल्टीप्लाई 10, कितनी बुक्स अवेलेबल है? 90 बुक्स अवेलेबल हैं। इतिहास की देखिए 1 और 1 2, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 10, कितनी बुक्स अवेलेबल है? 20 बुक्स अवेलेबल है। अब पूछा गया है कितने विषयों में 50 से अधिक पुस्तक हैं? आपसे पूछा गया है कितने सब्जेक्ट में 50 से अधिक पुस्तक हैं। तो 70 50 से अधिक होता है, बिल्कुल राइट। 80 50 से अधिक होता है, बिल्कुल राइट। तो देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट तो आप लोगों को ये मिल गए, ये वाले। आप 40 तो 50 से कम होता है, 90 50 से अधिक होता है। तो देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए जिनकी आपको संख्या 50 से अधिक है? तो 1 2 और 3। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। 3 पुस्तकें, मतलब कि गणित, विज्ञान और आपकी अंग्रेजी की बुक्स 50 से प्लस है। एक 70 80 और 90 है, तो 50 से ज्यादा है, और यही प्रश्न पूछा गया, तो 3 है। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये देखते हैं। तो हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2010 में जो कक्षा 6 का पेपर था, इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह पढ़ रहे थे। गणित के पुस्तकों का हमने पूरा फुल सॉल्यूशन देख लिया। और यदि आप लोगों को बच्चों नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2005 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, इन सभी का फुल सॉल्यूशन, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन का और मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर नवोदय की बेहतर तैयारी कराई जाती है, जिससे आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन समाप्त होता है। टाटा, गुड बाय। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके और आपके साथ उनका भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। गुड बाय बच्चों।